देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है संसार सागर से नायका। ठीक है, तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर कुछ तो कर लिए थे, कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए थे ना। सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन बाकी रह गया था, पद निर्माणम कुरुत। अभिषेक यही हुआ था ना? यस मैम, यही रह गया था। हाँ, पद निर्माणम कुरुत यानी पद का निर्माण करें। तो पहला है, देखो, धातु, प्रत्यय और पद, यानी धातु दे रखी है, ठीक है, प्रत्यय दे रखा है, और हमें धातु और प्रत्यय को मिलाकर हमें पूरे पद का निर्माण करना है। जैसे देखो, हमें एक उदाहरण दे रखा है, क्री प्लस तुमुन दे रखा है ना। तो क्री धातु है इसमें और तुमुन प्रत्यय है, तो इसका क्या हो गया, दे रखा है ना, कर्तुम। कर्तुम दे रखा है ना। तो उसी तरह है, ह्री धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय है, तो इसका हमें क्या करना है, हर्तुम। हर्तुम। अगला है त्रि प्लस तुमुन, तो त्रि प्लस तुमुन का क्या होगा, क्या होगा, तर्तुम। अब इसी तरह है, अगला है, जैसे नम धातु है उसमें कत्वा प्रत्यय, यानी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ना। पहले जो दिए गए थे धातु और प्रत्यय, उसमें तो था तुमुन प्रत्यय। हमारे यहाँ पर कितने प्रत्ययों का उदाहरण दिया गया है, 3 प्रत्ययों के लिए बताया गया है, तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय और लयप प्रत्यय। देखो बेटा, हमने तुमुन प्रत्यय का तो कर लिया, अब अगला है अपना कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा का मतलब होता है करके, ठीक है, कत्वा का त्वा भाग शेष रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो, एक तो उदाहरण दे रखा है नम प्लस कत्वा, तो उसका क्या हो गया, नम धातु है, कत्वा प्रत्यय है, तो उसका यहाँ पर उदाहरण हमें दे रखा है नत्वा। तो इसी तरह हमें आगे वाले करने हैं। तो अगला है गम प्लस कत्वा, तो गम प्लस कत्वा का क्या हो जाएगा, गत्वा। गत्वा। वेरी गुड, गत्वा। अब इसी तरह अगला है, तेज धातु है और उसमें कत्वा प्रत्यय है, तो तेज में कत्वा जोड़ देने पर क्या होगा, क्या होगा, तेजत्वा। तेजता। तेक्तुआ। क्या हो जाएगा, तेक्तुआ। तेज यानी होता है त्यागना, छोड़ना, ठीक है। अब इसी तरह अगला है भुज प्लस कत्वा, तो क्या हो जाएगा, भुज प्लस कत्वा का क्या हो जाएगा, भुक्तवा। क्या हो जाएगा, भुक्तवा। इसी तरह होगा भुक्तवा। ये हो गए कंप्लीट। अब हम आगे करेंगे लयप प्रत्यय। तो देखो, लयप प्रत्यय में उपसर्ग और धातु तो दे रखे हैं, प्रत्यय दे रखा है, और हमें इनको जोड़कर, जैसे हमने तुमुन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय का किया है, उसी प्रकार हमें लयप प्रत्यय मिलाकर भी हमें पद का निर्माण करना है। अगला है उप प्लस गम। उप प्लस गम में लयप प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या हो गया, उपगम में। दे रखा ना उदाहरण, तो हो गया उपगम में। तो इसी तरह हमें जैसे दे रखा है, सम उपसर्ग है और पुज धातु है, सम उपसर्ग और पुज धातु दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपूज्य। क्या हो जाएगा, संपूज्य। संपूज्य। इसी तरह अगला है
आ उपसर्ग है और नी धातु है और लैप प्रत्यय है। इन तीनों को मिलाने पर हमें एक पद बनेगा। तो वो पद हमें क्या मिला है, क्या हो जाएगा, आ प्लस नी प्लस लैप। देखो बेटा, लैप का कौन सा भाग शेष रहता है, देखो ये लैप प्रत्यय ना, लैप का पैर है वो भी लोप हो जाता है, लय ये भी लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है, लैप का ये भाग शेष रहता है। लैप का कौन सा भाग से बचता है, ये भाग शेष रहता है। तो आ प्लस नी प्लस ये, तो सीधा सा है, क्या बच गया, आनिए। ठीक है। अब इसी तरह है अपना अगला है प्र प्लस दा प्लस लैप। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, लैप का कौन सा भाग शेष रहता है, ये भाग शेष रहता है। तो प्र प्लस दा प्लस लैप का ये बच गया है, तो क्या हो गया, अब आप कर दोगे ना, क्या हो गया, हो गया प्रदाय। वेरी गुड, प्रदाय। समझ में आ गया ना। यस मैम। अब अपना अगला है कोष्ठकेषु दतेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। यानी कोष्ठकों में दिए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर आपको खाली स्थान भरने हैं, यानी विभक्तियों को जोड़कर आपको खाली स्थान का निर्माण करना है। तो देखो अपना पहला है, देखो मैं आपको पहले समझा देती हूँ, विभक्तियां क्या होती हैं। ये विभक्तियां इसमें होती हैं उपपद विभक्ति। देखो इसमें कुछ शब्द होते हैं, यानी कौन से शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक बार समझा रही हूँ, इधर देखना कि सह अभितय परितय समय निक्षा हाय प्रति, ये शब्द है। ठीक है, क्या है, ये शब्द है। तो इन शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। इन शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का। कि सह साकम, यानी सह साकम सार्धम अलम, ये जो शब्द है इनके साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति का। तो यहाँ पर हमें कौन सी विभक्ति दी गई है, यानी जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को देखकर हमें विभक्ति का प्रयोग करना है। तो देखो मैं बता रही हूँ आपको, उभयतः परितः समय निक्षा हाय प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति प्रयोगा, है ना, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्वितीय विभक्ति का देखो, जो जैसे उभयतः शब्द है ना, उभयतः के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखो इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, विद्यालयम तो परितः वृक्षाः सन्ति। तो परितः एक शब्द दिया गया है, इसमें दिया गया है ना। तो परितः देखो मैंने बताया था, उभयतः परितः समय निक्षा हाय प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति, है ना। इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है परितः। अगर आपको ये शब्द याद है तो आपको बहुत आसानी से ये उपपद विभक्ति का प्रयोग करके आपको अच्छे से मतलब आसानी से कर सकते हो। तो विद्यालय, तो देखो इसमें परितः शब्द दिया गया है, तो परितः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति का। तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परितः के योग में विद्यालय है ना साथ में, तो विद्यालयम, इसमें क्या दिया गया है, विद्यालयम। तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, शब्द रूप आते हैं क्या, द्वितीय। जैसे राम है रामऊ रामः, ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, जैसे तो रामम रामऊ रामान, तो रामम प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, रामम है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो रामम की तरह विद्यालय भी कौन सी विभक्ति का एक वचन है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो रामम की तरह विद्यालय, तो परितः के योग में विद्यालय में कौन सी विभक्ति आई है, द्वितीय विभक्ति आई है। समझ में आया।
तो इसका देखो विद्यालय एक शब्द दिया गया, कोष्टक में दिए गए, तो उन कोष्टक में दिए हुए शब्दों का यानी द्वितीय भक्ति का प्रयोग करके लिखना। तो विद्यालय एक शब्द दिया गया है, तो विद्यालय में द्वितीय भक्ति लगाइए, विद्यालयम हो गया। क्या हो गया? विद्यालयम हो गया। तो परितः, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालयम यानी परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परितः यानी चारों ओर। चारों ओर। तो विद्यालय में यानी विद्यालय के, परितः यानी चारों ओर, वृक्षाः सन्ति, वृक्ष है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। समझ में आया? तो अब इसी तरह हमें अगला उदाहरण करना है। जैसे उभयतः ग्रामाः सन्ति, तो कोष्टक में क्या दिया गया है? एक शब्द दिया गया है। वो शब्द कौन सा है? ग्राम। ग्राम यानी क्या होता है? ग्राम यानी क्या होता है? गांव। क्या गांव। होता है? गांव। ठीक है। तो उभयतः ग्रामाः सन्ति, तो ग्राम में हमें द्वितीय भक्ति लगानी है। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण देकर समझाया ना, तो बेटा बताओ आप, ग्राम में द्वितीय भक्ति लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? ग्रामम। 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 वेरी गुड। तो इसका वाक्य पूरा करो, कैसे होगा? ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। वेरी गुड। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, यानी गांव के उभयतः यानी क्या होता है? उभयतः यानी होता है दोनों ओर। क्या होता है? दोनों ओर। तो हमने एक वाक्य बनाया है कि ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, यानी गांव के दोनों ओर गांव है। गांव के दोनों ओर क्या है? गांव है। तो हमारा वाक्य बन गया ना? समझ में आ गया ना? तो गांव में क्या हो जाएगा? ग्रामम। तो देखो हमें ग्राम में द्वितीय भक्ति, ये ग्राम का द्वितीय भक्ति क्या होगा? ग्रामम। ग्रामम। ठीक है। तो अपना हो जाएगा ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, गांव के दोनों ओर गांव है। इसी तरह अपना अगला है सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। तो सर्वतः का मतलब एक शब्द है ना, सर्वतः। उभयतः, परितः, समय, निक्षा, सर्वतः, ये सब कौन सी विभक्ति के साथ में आते हैं? द्वितीय विभक्ति आएगी इनके साथ में। कौन सी विभक्ति आएगी? मैंने पहले भी बताया था ना, द्वितीय विभक्ति आएगी। तो सर्वतः यानी होता है सभी ओर, है ना? सभी ओर। तो सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, तो नगर में। अट्टालिका मतलब क्या होता है? अट्टालिका यानी होती है जो शाखा नहीं होती क्या, टहनियां पेड़ की, है ना? अट्टालिका यानी जो टहनियां होती है ना वृक्ष की, वो अट्टालिकाएं कह जाते हो। यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है ना? जो पेड़ के ऊपर यानी टहनियां होती हैं, वो ऊपर तक चली जाती हैं, यानी चारों ओर ऊपर ही ऊपर बिखरी होती है, तो वो होती है अट्टालिका, है ना? तो सर्वतः है। अट्टालिका का मतलब एक और भी हो सकता है। जैसे हमारा एक क्या है, जैसे छत है ना? छत के ऊपर की जो मुंडेर होती है वो भी एक अट्टालिका ही होती है ना? यानी ऊपर की जो चोटी होती है वो भी अट्टालिका होती है। पेड़ के लिए तो यहाँ पर शाखाओं का प्रयोग किया जाता है ना? शाखाओं का जो ऊपर यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अट्टालिका कहा जाता है। तो सर्वतः अट्टालिका सन्ति, तो नगर में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा, तो नगर का द्वितीय भक्ति लगाओ, क्या होगा? नगरम। नगरम। वेरी गुड। नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति, नगर के सभी ओर क्या है? अट्टालिका है। तो नगर का क्या हो जाएगा? नगरम। समझ में आ रहा है ना बेटा? नगर का द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया तो क्या बन गया? नगरम।
अब इसी तरह अपना है धिक, तो कोष्टक में दिया गया है का पुरुषाः। क्या दिया गया है? का पुरुष। का पुरुष। तो पुरुष में द्वितीय भक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पुरुषम नहीं होगा पुरुषम। क्या? तो क्या हो जाएगा? धिक का पुरुषम। ठीक है, तो हो जाएगा का पुरुषम। धिक का पुरुषम। तो पुरुषम में द्वितीय भक्ति लगा दी ना यहाँ पर हमने। ठीक है, तो हमारा वाक्य हो गया पूरा। अब अगला है देखो, मृगः मृगैः सह धावन्ति। तो हमें सह, तो अब ये जो आगे जो एक और उदाहरण दिया गया है ना, इसमें कौन सी भक्ति का प्रयोग करना है? हमें तृतीय भक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है द्वितीय भक्ति का, और अब हम आगे वाले उदाहरणों में तृतीय भक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखो, सह साकम सार्धम। देखो एक शब्द बता रही हूं, सह साकम सार्धम सार्धम अलम, सम। है ना। और एक होता है अंग विकारेण योगे तृतीय भक्ति प्रयोगा, या अंग विकार के योग में, यानी हमारे शरीर के जो अंग हैं, जैसे नाक, कान, आंख, जीभ, सर, जिसमें भी विकार होता है, अंग विकार के योग में भी बेटा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे आंख से काना, काना ये एक विकार है ना अपने अंगों में, यानी आंख में विकार है, यानी हमारी दोनों आंख सही नहीं है, एक आंख सही है और एक क्या है? एक में विकार है। तो काना शब्द है। ठीक है, तो ये अंग में विकार है, तो जैसे नेत्र है, नेत्र एक शब्द दिया गया है। ठीक है, शब्द दिया गया है ना, हमारा जो अंग होगा ना, उस अंग में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर नेत्र दिया गया है कि मतलब कान है, कोष्टक में दिया गया है नेत्र, मान लो उदाहरण देके एक बार बता रही हूँ, नेत्र। तो हमें अंग विकार है किसमें? नेत्र में। तो नेत्र में हमें तृतीय विभक्ति लगानी है, तो नेत्र का तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? नेत्रे। नेत्रेण, नेत्रेण काण है, आंख से काना। ठीक है, तो यानी अंग में जो विकार होता है, जैसे पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, तो लंगड़ा तो है लेकिन किससे है? पैर से। तो उस पैर में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे खंजय, खंजय यानी क्या होता है? लंगड़ा, है ना। तो कोष्टक में दिया गया है पाद, पाद यानी पांव, पैर। ठीक है, तो इसका तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? पादेन खंजह है, यानी पैर से लंगड़ा है। ठीक है, जैसे सिर से गंजा है, सिर से गंजा है, तो गंजा का होगा खलवाट है। गंजा का क्या हो जाएगा? खलवाट है। तो सिर दे दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा? सिर से, सिर से खलवाट है, सिर से गंजा है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो अंग विकार होगा उसमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सह साकम सार्धम, स यानी साथ में, साकम यानी भी क्या होता है? साथ में ही होता है। तो हमें यहाँ पर एक ही शब्द दिया गया है सह, है ना। तो देखो, मृगा मृगई सह धावन्ति, हिरण है वो हिरणों के साथ ही दौड़ते हैं। मृगा मृगई यानी हिरण है वो हिरणों के साथ ही धावन्ति यानी दौड़ते हैं। धावन्ति बहुवचन है ना। ठीक है, तो मृग जो शब्द दिया गया है, मृग का तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया, तो तृतीय विभक्ति में कौन सा शब्द बन गया? मृगई ही। तो इसी प्रकार आपको जो आगे कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जैसे देखो, हमें अगला एक दिया गया है बालकः, तो खालिस्तान सह पठन्ति, तो आगे दिया गया है बालिका। ठीक है, क्या दिया गया है? बालिका। तो बालिका में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा? बालिके। बालिके।
बालिका भी, बालिका भी, बालिका बालिका भी। तृतीय विभक्ति का बहुवचन है ना ये बेटा, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है कि नहीं है? तो हमारा हो जाएगा बालकः बालिका भी सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, बालक है वो बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। अब हमें इसी तरह आगे दिया गया है पुत्र, कोष्ठक दिया गया है, खालिस्तान दिया गया है, पुत्र सह आपणम गच्छति, तो कोष्ठक में दिया गया है पितृ, पितृ शब्द दिया गया है ना, तो हमें पितृ का तृतीय विभक्ति में प्रयोग करना है कि क्या हो जाएगा? पिता शब्द के शब्द रूप याद है क्या? पित्रा, क्या हो जाएगा? पित्रा, पित्रा, तो हो जाएगा पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। आपणम यानी क्या होता है? क्या होता है आपणम यानी? अपने, बाजार, ठीक है, कि पुत्र पिता के साथ कहाँ जाता है? बाजार जाता है। पुत्र है वो पिता के साथ बाजार जाता है, तो सह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सह के साथ में पिता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो पित्रा हो गया, ठीक है। तो पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, गच्छति यानी एक जा रहा है ना, तो प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और बहुत सारे गए थे, जैसे बालक है वो बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, तो बहुवचन का प्रयोग किया गया है ना, तो पढ़ते हैं तो हो गया पठन्ति। अब इसी तरह है अपना अगला है शिशुहु, खालिस्तान दिया गया है, स क्रीडति, तो मातृ शब्द दिया गया है, शब्द दिया गया है मातृ, तो मातृ का हमें तृतीय विभक्ति में प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति में प्रयोग करना है? तृतीय विभक्ति में प्रयोग करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? मातृ का तृतीय विभक्ति में करोगे तो क्या हो जाएगा? यानी मात्रा है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मात्रा, मात्रा हो गया तो मात्रा, ठीक है। मात्रा, जैसे शिशु मात्रा से क्रीडति, शिशु है अर्थात बच्चा है वो माता के साथ खेलता है। तो देखो बेटा, हमारे आज के क्वेश्चन आंसर क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। समझ में आया क्या आपके? समझ में आ गया क्या? यस मैम। तो बेटा देखो इसमें नहीं आया? यस मैम। मैम वो मोनिका, मनीष, मानसी, मानसी, यस मैम। समझ में आया? मैम फर्स्ट वाला और सेकंड वाला फोर्थ का करा दो मैम, हमारे के नहीं है। उस दिन मैम मम्मी कहीं पर चली गई थी तो मैम क्लास नहीं ले पाए। एक पदेन उत्तर वाला क्या? यस मैम। तो देखो कस्य राजस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, तो कस्य यानी किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रस्तुत होता है, तो कस्य की जगह आ जाएगा राजस्थान से, या राजस्थान राज्य से, ठीक है। अगला है गज परिमाण क धार्यति, गज के परिणाम यानी पैमाने को कौन धारण करता है, तो इसमें कह की जगह क्या आ जाएगा? गजधर है, क्या आ जाएगा? गजधर है, गजधर है, ठीक है। अब इससे अगला है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य धन गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म, यानी कार्य पूर्ण होने के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था? सम्मानम, क्या दिया जाता है? सम्मानम, सम्मानम, सम्मान, सम्मानम किसकी जगह आएगा? किम की जगह,
किसकी जगह आएगा? किम की किम की जगह। जगह। अब इसी तरह अगला है के शिल्पी रूपेण न समादृता भवंती, यानी अब कौन शैली के रूप में सम्मानित नहीं है, तो के की जगह क्या आ जाएगा? गजधर है, गजधर है। गजधर है। अब सेकंड वाला है अधोलिखिता नाम प्रश्नम उत्तराणी लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये तो एक पद में देने हैं और ये पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। तो जैसे पहला है तड़ागा कुतर निर्मीयन्ते में, तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो तड़ागा ग्रामेषु नगरेषु च, इसका क्या हो जाएगा? ग्रामेषु नगरेषु च। ठीक है, ये तो हो गया अपना पहले का। अब ये दूसरे वाला है, तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? तड़ागा ग्रामेषु नगरेषु च निर्मीयन्ते समय, तालाब है वो गांवों और नगरों का, तालाबों का निर्माण गांवों और नगरों में किया जाता। इससे अगला है गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता, गजधर किस रूप में प्रचलित थे? तो गजधर किस रूप में प्रचलित थे? तो लिखो समाजस्य गांभीर्ये, समाज से गांभीर्य परिमापयत, ठीक है, परिमापयत इत्यस्मिन् रूपे, यानी इस रूप में, इत्यस्मिन् रूपे परिचिता। अगला गजधरा किम कुर्वन्ति, इस समय गजधर हैं वो क्या करते थे? तो गजधर नगर नियोजनात्, नगर नियोजनात्, नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि, कार्याणि। ठीक है, यही थे ना। अगला है के सम्माननीय, तो के की जगह सम्मानित किसको किया जाता था? तो के की जगह आ जाएगा गजधरा। क्या आ जाएगा? गजधरा। गजधरा सम्माननीय। ये जो क्वेश्चन थे ना, अब देखो। यस मैम। हाँ ठीक है, तो बेटा अब अच्छे से समझ में आ गया। तो देखो आपको इसका हिंदी अनुवाद भी करना है और आपको इसके क्वेश्चन आंसर फिर नोटबुक में करना है, और बेटा आपको साथ साथ में याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।